यहाँ तक करके थे, डिस्कस किया था। देन हमने डिनाइल आ गए थे, राइट, डिनाइल, एंड देन वी ऑल रजिस्ट, ये भी हो गया था। एनी काइंड ऑफ चेंज इज देयर देन वी रजिस्टेड, राइट, एंड देन मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, एंड दिस वन वी वर डिस्कसिंग, राइट, याद है ना आपको? यहाँ पे था। तो हमने प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये कंटेम्पलेशन तक कर लिया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग डिटर्मिनेशन एंड प्रिपरेशन, राइट? ओके सर, है ना? सो डिटर्मिनेशन मीन्स लाइक द फर्स्ट यू आर इन डिनाइल, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन डिनाइल, राइट? और सेकेंड इज इन कंटेम्पलेशन स्टेज, लाइक दे थिंक ऑफ चेंजिंग, दे ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा या कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जहाँ पे प्री कंटेम्पलेशन की बात करते हैं, वहां पे रहता है कि हम इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं उसको वेंटिलेट करने दें, उसके अंदर जो गुस्सा है या जो भी चीजें हैं जो बोलना चाहता है उसको बोलने दें, एंड देन हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि उसके आसपास के लोगों पे किस तरह से उसकी प्रॉब्लम इम्पैक्ट डाल रही है, एंड देन हम कर क्या सकते हैं, सब क्या नहीं करें हम, वो भी इम्पोर्टेंट है, और क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग इज डोंट आर्ग्यू, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है क्लाइंट के साथ में किसी भी तरह का, है ना? समटाइम दे से कि मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप मेरे से क्यों बात कर रहे हो? तो यू कैन से कि ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, जस्ट वांटेड टू डिस्कस, अगर क्या कहते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है, एंड देन लेटर ऑन वी विल डिसाइड कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। एंड उसको हम एजुकेट करते हैं, अल्कोहल या ड्रग जो भी यूज कर रहा है वो इनकरेज करते हैं, अगर कोई भी डिजायर वो शो करता है चेंज करने की या सारी चीजों का। एंड सेकेंड स्टेज में हम उसको असेस करते हैं, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, एंड सारी चीजों को हम असेस करते हैं। देन आप उसके फैसिलिटेट कर सकते हैं प्रॉज एंड कॉन्स को, कि क्या क्या कहते हैं लेने के फायदे हैं, नुकसान हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। एंड दूसरा हम ये भी देखते हैं कि भाई उससे हम बात करते हैं कि अल्कोहल या ड्रग उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है या सर्व कर रहा है, एंड देन क्या चीज़ें उससे रिलेटेड नेगेटिव हैं, अगेन गुड एंड बैड थिंग्स रिलेटेड टू दैट, बिकॉज एंड देन डिटर्मिनेशन प्रेशन में क्या आते हैं, जब वो कंटेम्पलेशन स्टेज में रहता है उसके बाद हम डिटर्मिनेशन की, वहाँ पे हम उसको हेल्प करते हैं कि वो द पर्सन टेक डिसीजन, ही हैज टू टेक डिसीजन कि भाई छोड़ना है तो, और छोड़ने के लिए प्रिपरेशन क्या करनी है ना? कि सपोज डिसाइड करना है कि भाई कल से मैं छोड़ दूंगा या आज से मैं छोड़ दूंगा, एंड उसके साथ में कमिट करना कि भाई कि मैं कमिटमेंट फॉर दैट गोल मस्ट बी देयर। तो उसमें हम हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, डिनाइल स्टेज में भी पर्सन बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे पता है हुई है, बिल्कुल बोले वो, बट तो समझ गया इतना खराब होता है, मैं छोड़, लेकिन तो छोड़ आवाज आवाज ब्रेक हो रही सर, ब्रेक हो रही है अभी भी? हाँ नहीं अभी ठीक है। हाँ, तो वो ये जो डिनाइल वाला है वो बोलेगा, लेकिन बहुत सुपरफिशियली बोलता है, और उसके बाद क्या होगा, उसका जैसे बाहर निकलेगा वो ड्रिंक वंक जो भी करना करेगा, क्योंकि उसको क्रेविंग हो रही है। लेकिन जो रियल में छोड़ना चाहता है वो कहेगा ठीक है आप जो भी बताओगे करूंगा मैं, एंड आई वांट टू लिव इट, ठीक है, वो एग्रेशन और इन सारी चीजों को नहीं दिखाएगा। एंड अगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसको थोड़ा सा एश्योर करना है कि भाई तुम छोड़ सकते हो, छोड़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है ना, या अगर आप उस पर काम करेंगे तो वी कैन लीव इट, तो दैट वी टॉक अबाउट। एंड देन एक्शन, मतलब जब भी हमने डिसाइड किया तो वी स्टॉप टेकिंग द ड्रग, सो दैट वी कैन स्टॉप टेकिंग द ड्रग, है ना? तो उसको हम लोग इमीडिएटली बंद करना है, तो एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कहते हैं छोड़ देंगे, हो गया, ज्यादा थोड़ी लेता हूँ मैं,
दैट काइंड ऑफ थिंग दे से, बट हमें उनको इंसिस्ट करना है कि या हमें उनको इस एक्शन के लेवल पे लेके जाना है जहाँ वो छोड़ दें, दैट इज। एंड और कॉन्क्रीट स्टेप के साथ मतलब क्या करना है अच्छे से उनको हमें, ठीक है। हेलो। ब्रेक हो रहा है क्या आवाज? हाँ हाँ सर, ब्रेक हो रही थी। हेलो। हाँ ठीक है सर। अच्छा ब्रेक हो रहा है, मैं हेलो। कनेक्शन, हाँ मैं कनेक्शन चेंज है ना, एक मिनट रुकिए। है आवाज क्लियर है नहीं है, आ रही हाँ है? अभी ठीक है सर। हाँ हाँ। हाँ वो बीच बीच में आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है, कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है वो, लेकिन अगर आपका आ रहा है, आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आ रही। तो तो अभी होता है कि भाई एक्शन क्या लेना है, क्या करो। मान लिया किसी ने अल्कोहल एडिक्ट छोड़ दिया तो पूरा दिन तो वो वही कर रहा था, बिकॉज ही वाज डिपेंडेंट ऑन दैट। सो व्हाट ही विल डू होल डे, हाउ ही विल मैनेज वन सेल्फ, हाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही विल डू, एवरीथिंग व्हाट ही विल नॉट डू, सो दैट लाइक रिलैप्स के चांसेस जहाँ पे होते हैं। तो एवरीथिंग वी प्लान एक्शन फॉर योर क्लाइंट, आवर क्लाइंट, हम अपने क्लाइंट के लिए एक्शन प्लान करते हैं बैठ के उसी के साथ। ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं केवल, उसके साथ जिसके साथ वो एग्री भी हो। एंड देन मेंटेनेंस सस्टेन्स द मॉडिफाइड बिहेवियर ऑफ ड्रग फ्री लाइफ, कि ड्रग फ्री लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड वी इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स ऑल्सो टू मॉनिटर, टू सपोर्ट द क्लाइंट, है ना। एंड and each time when like client is coming to you, we also strengthen that thing कि भाई you are achieving the goal. Suppose you have not taken the drug or alcohol for last 1 month, that is achievement. Even for one day it is a achievement. So that kind of thing, like reinforcing the client again and again, that works. So these are the steps in motivation enhancement therapy, and what we do, how we proceed, that we will discuss in next slides. Any question? नहीं सर ठीक है। अब आता है हमारा अच्छा आपने कोर्स ओपन करके देखते हैं, उस पे क्या कहते हैं, साइट पे देखा आपने? हाँ सर देखा तो था थोड़ा सा। उसमें डाउनलोड हेलो। का एक ऑप्शन है। हाँ उसमें ओके डाउनलोड का ऑप्शन है, तो वहां पे जो ओके मटेरियल मैं डालता अभी और भी डालूंगा, तो वो डाउनलोड आप कर लेना। वो आपको जब आप ठीक। क्लासेस लेते हैं या आप सेशन लेने जाते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। अभी और भी बहुत सारा मटेरियल मैं डालूंगा उस पे, ठीक है। ठीक है सर। तो वो आपको हेल्प करेगा एक्चुअली, है ना, कि डिफरेंट, ओके। जैसे मैंने कुछ मैं डालूंगा तो 12 स्टेप प्रोग्राम्स होता है, मतलब एक्स्ट्रा है वो, जैसे 12 स्टेप प्रोग्राम होता है। तो उसमें हम्म हर एक स्टेप जैसे एक स्पिरिचुअलिटी की उस पे वो है, उसके पीछे हम्म एक स्पिरिचुअलिटी होता है, जैसे चाहे वो हम्म एक्सेप्टेंस हो, फर्स्ट ऑफ चाहे ऑल वो एक्सेप्टेंस हो, होप हो, फेथ। इसमें फेथ सारी चीजें। हम्म तो उस पे डाला है कि भाई होप क्या हम्म होता है, फेथ क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग जैसे डेवलप हो, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो वो स्टेप फॉलो करने के लिए उनके लिए और इजी होगा। सिमिलरली कुछ एक्टिविटीज डाली हैं, जैसे इन लोगों में एग्जाम्पल बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको। इम्पैथी के लिए, है ना, इम्पैथी समझते हैं? हम्म नहीं, थोड़ा क्लियरली बताइए सर, थोड़ा इतना देन। इम्पैथी का मतलब लाइक। ये हुआ कि भाई सपोज मैं ड्रिंक कर रहा हूँ या ड्रग ले रहा हूँ, ठीक है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि इन लोगों में इम्पैथाइज करने की एबिलिटी कम होती है ना। कि मेरे इस मतलब काफी सारे पेशेंट्स में, नॉट एवरीवन, कि मेरे फैमिली मेंबर कैसा फील कर रहे होंगे, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरे बच्चे, अगर मैं इस तरह का बिहेवियर करता हूँ, ड्रग्स लेता हूँ या अल्कोहल लेता हूँ, पड़ा रहता हूँ, तो वो हाउ दे फील, है ना, समझ रहे हैं। So that is empathy. When you are understanding the feeling of other person, other people ओके। in your family, right? That is empathy.
तो उसके लिए मैं इनको Okay. एक्सरसाइज कराता हूँ। जैसे एक्टिविटी का एक वो है, आई थिंक मैंने डाल भी दिया है, अगर नहीं डाला है तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो उसमें एक्टिविटी क्या कराते हैं हम, जैसे ग्रुप सेशंस आप लेते होगे, है ना, ग्रुप सेशन लेते हैं आप, तो उसमें से एक 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 पेशेंट को आपने बुला लिया अपने पास। हेलो सर, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ, मेरे को आ रही है, हाँ आ रही है आवाज मेरे को। हाँ। तो आपने एक पेशेंट को बुला लिया अपने पास, ठीक है, और उसको जैसे ग्रुप में है तो ग्रुप में सब एक चेयर डाल के उसको बिठा दिया सबसे सामने। अब उसको करना क्या है, उसको रोल प्ले करना है अपने किसी फैमिली मेंबर का। मान लिया कि वो अल्कोहलिक है, तो अपनी वाइफ की एक्टिंग करेगा, ठीक, अब वाइफ के रोल में रहेगा, और उससे बाकी के लोग क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि उसके बारे में, वो क्या है, वो इस वक्त अपनी मदर या वाइफ या फादर का रोल प्ले कर रहा है किसी का, ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट अदर हो सकता है, और लोग उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या करता है, मान लिया राहुल है नाम किसी का, ठीक है, तो पीपल विल आस्क कि भाई राहुल को आप यहाँ लेके आए हो तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको, क्या क्या होता है, आप कैसा फील करते हो, कैसे आपके साथ ये बिहेव करता है, आपको यहाँ क्यों लाना पड़ा, है ना, ये कब से कर लिया। तो अब उसको अपने अपने फैमिली मेंबर का एक रोल प्ले करना। सो वो फेमिलियर होता है अपनी फैमिली मेंबर, वाइफ, हस्बैंड या जो भी पर्सन है, पेरेंट्स, उनके अंदर क्या चल रहा है उसके साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उनका रोल प्ले करता है। समझ रहे हैं? तो इससे ये समझना कि दूसरे लोग क्या फील कर रहे होंगे, आसपास जो उनके लोग हैं, तो उसमें हेल्प मिलती है। तो इसी तरह की और एक्टिविटीज हैं, अगर उसमें नहीं डाली है मैंने तो मैं डाल दूंगा, दैट यू कैन डू विद योर, क्या कहते हैं, योर पेशेंट्स, ये जो भी वहां पे आते हैं, बच्चे आते हैं जो लोग करने सीखने छोड़ने के लिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। वो यहाँ तो नहीं कराऊंगा, जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा यूज कर, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक। ठीक है सर। आगे चलें। हाँ, तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इज असिस्टेड बाय हाँ सर। मोटिवेशनल बैलेंस एक्सरसाइज, and to help a person the decision of change, it would be useful exercise to encourage him or her to consider the pros and cons of the changing the continuing the use of the substance. So interviewing क्या है, motivational balance exercise, भाई इसको लेने से फायदा है, इसको ना लेने से फायदा है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट अंदर से ये सोचे कि उसे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, इंस्टेड ऑफ हम कहें कि छोड़ दो ये खराब चीज है, उसके अंदर से आता है कि नहीं आता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल बैलेंस इम्बैलेंस क्रिएट करने की एक्चुअली कोशिश करते हैं, कि हम उससे एक लिस्ट बनवाते हैं कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, लिखो साथ में बैठ के। तो ये क्रिएट कर, तो मोटिवेशन बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में। तो दिस विल हेल्प हिम हर टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर चेंज आफ्टर वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो जब वो ये देखेगा कि भाई कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, और रिलेटेडली जब आप उसके साथ ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, उसके साथ डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प द पर्सन टू क्रिएट, he will think of changing. And to facilitate the change from using to non-using the substance, you have to keep the balance so that the positive of quitting outweighs the negative. And then your skill is कि भाई you can show him or her कि भाई देखो, ले रहे हो तो ये नुकसान हो रहे हैं, नहीं ले रहे हो तो ये नुकसान हो रहे हैं या फायदे हो रहे हैं। तो दोनों के लेने ना लेने के फायदे नुकसान क्या है, वो उसके सामने बैठ के हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। And this could in turn enhance the person's commitment to change. तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका कमिटमेंट टू चेंज इंक्रीज होगा, क्योंकि लेने के तो नुकसान ज्यादा हो ही रही है। अब उसको आपको अच्छे तरीके से उसके सामने ये प्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा कि भाई ये नुकसान और फायदे हैं। और वो नुकसान फायदे कहाँ से, आप केवल उससे पूछने से ही नहीं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आप मंगा सकते हो, उसके ऊपर कुछ लीगल केसेस होते हैं, उसकी डिटेल आपके पास में होगी, उसकी उसको उसकी बॉडली फंक्शन में गड़बड़ हो गया, किसी को किसी को लीवर का सिरोसिस हो गया, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो गया, तो किसी को न्यूट्रिशन की कमी हो गई, है ना, किसी को जॉब से निकाल दिया गया, ये सारे नुकसान ही तो है उससे रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड जो भी सोशल, लीगल, फाइनेंशियल, पर्सनल, मान लिया वाइफ से नहीं बन रही है, वाइफ ने छोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो
क्या कहते हैं उन सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं, है ना। द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बिलो इज फॉर पर्सन विद एल्कोहल डिपेंडेंस, जैसे यहाँ पे ड्रग एडिक्शन, ड्रग डिपेंडेंस का भी लिख सकते हैं आप। ऐसे 2x2 का एक टेबल कॉस्ट एंड बेनिफिट, तो छोटा सा बना है, आप A4 साइज पे पूरा बना सकते हैं। पॉइंटर्स में हम उसमें लिख सकते हैं कि ड्रिंकिंग एल्कोहल की कॉस्ट क्या हो रही है, क्या हमें फर्क पड़ रहा है उससे, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, छोड़ देने पे हमें क्या नुकसान हो जाएंगे ड्रिंकिंग एल्कोहल पे, बेनिफिट हम क्या हो रहे हैं, छोड़ने पे हमें बेनिफिट क्या होंगे। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ये टेबल? हाँ हाँ सर। है ना। तो ये आप जैसे बना लिया है, इसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख सकते हैं, उसके साथ बैठ के आप उसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है ना। वो लोग कई बार सिलेक्टिव होते हैं, तो ये एक्सरसाइज हमें तब करनी है जब हम सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ले लेते हैं, उसका ब्लड टेस्ट, उसकी सारी रिपोर्ट, उसका मेडिकल है हिस्ट्री, सारा जब ले लिया आपने, तब आप उसके साथ बैठ के ये कर सकते हैं, है ना। और यूजुअली एडवाइजेबल है 15 डेज के बाद में, क्योंकि अगर आप डी एडिक्शन सेंटर में काम कर रहे हैं, अगर बाहर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। डी एडिक्शन सेंटर में काम कर रहे हैं तो ज्यादा सीवियर केसेस होते हैं, तो 10-15 डेज तो उनको विड्रॉल और इन सारी चीजों से निकलने में ही लग जाते हैं, 15-20 डेज, है ना। तो उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं सारी चीजें, जब वो थोड़ा सा सोचना शुरू करें सच चीजों को और समझना शुरू करें। तो इससे करके एंड देन जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आप सारे नोट कर लेते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को प्रोज एंड कॉन्स भी बोलेंगे हम, कि क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। एंड देन आप उसको एक इंटरव्यू में बैठा के, या उसका इंटरव्यू लेते हैं जब करते हैं, तो वहां पे सारी चीजें तो अब हम इसमें करना क्या है, वी हैव टू इनकरेज हिम, कि हमें उसे इनकरेज करना है टू कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कि कंपेयर, और हम नहीं करेंगे, उसके साथ बैठ के करेंगे, जिससे कि उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो, और उसी से लिखवाना है प्रोज एंड कॉन्स। आप अगर वो नहीं लिख रहा है, कुछ चीजें जैसे छूट रही है, वो आप एड ऑन करते जाओगे कि भाई देखो मेडिकल रिपोर्ट में भी तुम्हारे ये है, ये भी तो नुकसान है, वाइफ से झगड़े हो गए हैं, घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, या तुम्हारा काम बंद हो गया है, तो वो भी सारे इसी के अंदर आएंगे। तो वो आप उसको मतलब गाइड करते रहते हो, ठीक है। पॉन्डर इफ द कॉस्ट एंड वर्थ ऑफ द बेनिफिट, क्या कॉस्ट जो बढ़ रही है आपको, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब अगर आप फाइनेंशियल के टर्म्स में समझेंगे तो आपको समझ आ ही रहा है कि भाई कॉस्ट ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो हम अल्कोहल लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या ड्रग लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका नुकसान ज्यादा है तो हमें छोड़ना कंसीडर करना चाहिए, है ना। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके टर्म में बोले, मतलब फाइनेंसिस के टर्म, तो प्रॉफिट, है ना। तो वो एनालिसिस जब हम अभी होगा जब हम पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसकी पूरी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड फिर उसके साथ बैठ के हम ये करेंगे, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये सब हम कर सकते हैं जब वो सेकेंड स्टेज में, कंटेम्पलेशन स्टेज में। प्री कंटेम्पलेशन में तो मान ही नहीं रहा कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है ना, है ना। तो वहां पे एजुकेट और वेंटिलेट करने का रहता है। तो जब वो उस लाइन पे सोचना शुरू करता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज डिसीजन उसी को लेना है। तो दैट विल हेल्प हिम और हर टू टेक डिसीजन, सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजन, राइट। एंड देन आस्क हिम टू एनालाइज द रीजन व्हाई ही एक्चुअली वांट्स टू स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। जब ये हो जाता है, देन यू कैन आस्क कि भाई क्यों छोड़ना चाहते हो, है ना। तो डिटेल में उसके बारे में हम लोग उसको लिखने के लिए बोलते हैं, है ना। देन प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ए क्लाइंट to give up alcohol and drug by enhancing the motivation occurs in 2 phases. तो ये 2 phases में ये प्रोसेस हो रहा है। क्या है? द फर्स्ट फेज इज, भाई जब हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो ये 2 phases में हो सकता है छोड़ने का प्रोसेस। द फर्स्ट फेज इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द पर्सन्स मोटिवेशन टू चेंज, कि हम उसका एक तो मोटिवेशन बना रहे हैं कि भाई वो छोड़े, है ना। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। दिस इज वेयर द मोटिवेशनल बैलेंस गेट्स टिप्ड इन फेवर ऑफ स्टॉपिंग द ड्रग टेकिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉस एंड कॉन्स का बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रॉफिट लॉस बेनिफिट एनालिसिस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, तो जिसको हम बोलते हैं एक ही चीज है सारी, तो वो हमें हेल्प करता है टू मेक द डिसीजन, है ना। क्योंकि डेफिनेटली आपको सारी पिक्चर जब आप सामने रखेंगे, तो अब ये आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपके स्किल पे भी होता है ना। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जब आप करें, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपका क्लाइंट डिफेंड करने की कोशिश करेगा, नहीं मेरा तो जॉब में कोई लॉस ही नहीं है, मेरा तो कोई बिजनेस में लॉस नहीं हो रहा है ना।
वो ये भी कह सकता है, वो ये भी कह सकता है ना। ठीक है, तो डिसीजनल बैलेंस कैन बी एम्प्लॉयड टू डू दिस। तो एक डिसीजनल बैलेंस जब लॉस की तरफ ज्यादा होगा तो छोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द बैलेंस वेरी क्रूशियल एंड सक्सेस ऑफ थेरेपी एंड रिटेंशन ऑफ द पर्सन्स इन ट्रीटमेंट। तो ये आपको, और ये सारी चीजें आप कोई जरूरी नहीं है इन पेशेंट के साथ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी बाहर भी की जा सकती है ना। ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू आर someone is coming to you for counseling and all, so you can do that analysis or you can discuss it and you can try to motivate the client. और मोटिवेट द क्लाइंट ऐसा नहीं है कि आप उसको बता के कर रहे हैं कि भाई ये करना है, ये करना चाहिए तुम्हें, ये गलत है, ये सही, ये सब नहीं कर रहे हैं। आप उसको बस बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है, तो अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है ना। तो अगर वो मोटिवेशन अंदर से आता है तो उसके रिटेंशन और ट्रीटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन आइडेंटिफाइड टू ईज द प्रोसेस। योर एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द पर्सन डिपेंड्स ऑन योर स्किल यूजिंग दीज स्ट्रेटजीज। अब आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लिया कि एक कोई पर्सन आपके पास है, मैं आपकी फील्ड से एग्जांपल लेता हूँ बार बार, है ना। तो आपके पास जैसे कोई आया पर्सन और उसको मार्केट और म्यूचुअल फंड किसी का कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब उसको आपको ये समझाना है कि भाई आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालोगे या बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखे हुए हो, है ना, तो क्या अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे, मार्केट अभी डाउन चल रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो अगले 10 साल में आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाएगा, और बैंक में आप रखोगे तो आपको ये 4-5% का ही मिलेगा, तो आपको डबल प्रॉफिट होगा, ठीक। तो अब उसको आप कैसे समझाते हो? आप उसको फिर समझाते हो ना कि भाई मार्केट कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों कम होता है, स्टॉक मार्केट में क्यों ज्यादा होता है, वहां पे बेनिफिट भी ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में कंपनीज होती हैं जो मैनेज करती हैं म्यूचुअल फंड को, है ना, तो वो अपने फंड्स चेंज भी कर देती हैं, मार्केट में कुछ जाता है, तो इससे क्या होता है आपका रिस्क कम होता है। आज आप 1000 रुपीज की SIP कर रहे हो, तो आज मार्केट डाउन है तो आपको सस्ते में मिला, धीरे और डाउन गया तो आपने फिर खरीद लिया, जैसे जैसे बढ़ेगा मार्केट तो आपकी जो क्यूमुलेटिव वो ज्यादा होगी, फंड वैल्यू बढ़ेगी। हाँ। तो सिमिलरली अब वही देखो, वही एनालिटिकल माइंड आपका है, ठीक है। अब आपको वही चीज करना है कि भाई करो, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स आपको अभी है, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हेल्थ जा रही है, खराब हो रहा है, नहीं लोगे तो ग्रेजुअली कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, और जब आप छोड़ोगे तो क्या क्या। अब जैसे उसमें आप बताते हो ना कि नुकसान क्या क्या हो सकता है, भाई रिस्क फैक्टर भी है, हो सकता है अगले 10 साल तक मार्केट डाउन रहे, तो आपके 10 साल तक हो सकता है कम रहे, है ना। तो लेकिन जब बढ़े मार्केट ऊपर बढ़ना होगी, जब रैली में आएगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो उसी तरीके से आप इसको समझाओगे, भाई छोड़ने जाओगे तो क्या 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 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, भाई बॉडी पेन होगा, साल भर तक रह सकता है, मन करेगा बार बार, क्रेविंग भी होगी, है ना, तो अपने आप को कैसे बचा के रखना है, क्या करना है। सो एवरीथिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप उसके साथ बैठ के करें। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। सिमिलरली जैसे वहां समझाते हैं, अपने क्लाइंट को यहाँ समझाना पड़ेगा हमें, और विद फैक्ट्स, है ना। जैसे वहां भी हम फैक्ट्स बताते हैं ना, भाई हम झूठ तो बोल नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं भाई ये देखो पिछले 3 साल की ग्रोथ ऐसी रही, या ऐसा उसी तरह से देखो जिन लोगों ने छोड़ा उनकी लाइफ ऐसी है अभी तक। तो एवरीथिंग यू विल यूज टू इनकरेज योर क्लाइंट, है ना, मोटिवेट योर क्लाइंट। तो अब उसमें से ये भी चांसेस हैं कि कुछ क्लाइंट हैं जो आपकी बात समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ जाएंगे। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होता है कि भाई आपके पास अगर 10 लोग आते हैं म्यूचुअल फंड खरीदने जो नए हैं, और तो आप उनमें से 5 लोगों को कन्विंस कर लेते हो, ठीक है, वो लोग ले लेते हैं आपसे। और मेरे पास आते हैं, हो सकता है मेरी कन्विंसिंग पावर कम है, मैं 10 लोगों को करता हूँ तो 2 लोग ही मैं कन्वर्ट कर पाता हूँ, है ना। तो ये स्किल होती है, ये स्किल डेवलप करनी पड़ती है। कुछ लोग शुरुआत से ही उसमें अच्छे होते हैं, कुछ धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो अब ये जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है, उसमें भी हमें कुछ ऐसे ही समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, तभी हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो ईच क्लाइंट के साथ में उसके लेवल पे जाके वो आपको सीखना पड़ेगा। व्हेन यू आर, जब आप काम करोगे क्लाइंट के साथ में करते रहोगे तो आप वो सीख जाओगे धीरे धीरे, अगर अवेयर रह के करेंगे हम।
ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो अब आता है द सेकेंड फेज encompasses steps in strengthening the person's commitment to give up alcohol and drugs, and here there is a consolidation of target and definite action plan is evolved. A significant other is looped in plan. जब वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है ना, तो अब करना क्या है भाई? अब म्यूचुअल फंड खरीदने तो चेक देना पड़ेगा, या फिर आपको मैंडेट कराना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन। तो अब उसी तरीके से यहाँ पे डिसीजन तो करना क्या है, कमिटमेंट क्या है भाई, कब करेंगे, है ना? तो क्या करना है और अभी करना है तो कैसे करना है, मेंबर ऑल्सो कि जो उनको मॉनिटर करेंगे, जो बोलेंगे भाई छोड़ना चाह रहा है, इसमें ये छोड़ रहा है आज के लिए और आज से ये नहीं लेगा, और मॉनिटर करने के लिए फैमिली मेंबर्स को भी हम रख लेंगे, मतलब लूप ले लेंगे, उसको भी बताएंगे कि होता क्या है। सिंपल समझिए, अगर आपने 4 लोगों को बोला कि मैं ये काम करूंगा, है ना, तो आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इस काम को करने, है ना? तो फैमिली मेंबर को भी इन्वॉल्व करते हैं इस फेज में, सेकेंड फेज में। ये सेकेंड फेज ही है अभी। देन एक्सप्रेसिंग एम्पैथी, जैसे मैंने बोला ना, एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन, द फैमिली मेंबर्स। हाँ हाँ, जैसे उसको लगे, नहीं वो तो मैंने बता दिया, एक्सरसाइज बताई आपको मैंने, है ना? अब फील क्या कर रहा है ना? एम्पैथी तो उसको ये लगे, आपके क्लाइंट से आपको ऐसे बात करना है, उसको ये लगे कि वो भी उसकी जो चीजें हैं वो आप समझ पा रहे हो, है ना? कि जैसे वो बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है ना, कि मैं छोड़ूंगा तो कैसे छोड़ूंगा, है ना, या मुझसे नहीं छूटेगी। तो आपको जज नहीं करना है उसको कि नहीं तुम, अच्छा देखा ना, मुझे पता था तू ऐसा है, तू नहीं छोड़ पाएगा, ये सब नहीं, है ना? तो उसके साथ भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप किसके साथ सारी बातें करते हो, जिसके उसके साथ करते हो जिसके साथ आपको लगता है कि ये मेरी बातें समझेगा, है ना, मुझे जज नहीं करेगा, है ना, कि मेरे साथ जो भी है गलत सही मुझे सही सलाह देगा, ठीक है? तो उसी तरह से एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को समझें, मतलब उसके जूते में पैर रखना, कहने का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टू पुट, हाँ, तो दैट थिंग। तो अपने क्लाइंट को समझे, वो उस समय क्या फील कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना स्ट्रेस्ड है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो चीज समझना एम्पैथी कहलाता है, या एक्सप्रेसिंग एम्पैथी। जैसे किसी ने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, मेरा क्या कहते हैं मेरा जॉब चला गया, है ना, तो मुझे तो लगता है मैं मर ही जाऊं, इसीलिए मैं और ज्यादा पीना शुरू कर दिया मैंने, ड्रिंक करना या ड्रग लेना, ठीक है? तो आप उसको ये बोलने के बाद नहीं ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना है, यू कैन से कि आई कैन अंडरस्टैंड कितना पेन होता है जब इस तरह की चीजें होती हैं, सो आई कैन गेस कि भाई, ये भी नहीं कहना कि मैं भी बिल्कुल फील कर सकता हूँ आप क्या कह रहे हो, कि आई कैन गेस कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप किस प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, और हाँ जी, हाँ वही, किसी फेज, कौन से फेज से जा रहे हो? हाँ मुझे पता लग रहा है, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि भाई तुम क्या फील कर रहे होगे। हाँ एग्जैक्टली नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि भाई ये कितने दुख की बात है, कितनी प्रॉब्लम वाली बात है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना? तो इस तरीके से उसके साथ एक्सप्रेस करना अपनी बातों को, अपनी एम्पैथी है जो भी हम कहते हैं, तो सो दैट दे कैन फील कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो आप कह सकते हो कि भाई आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए ये सारा फेस करना, या क्या आप फेस कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ। तो जिससे कि उसको ये लगे, अभी कोई दूसरा जब आएगा ना इसमें, तो हम लोग एक तो वो भी कर लेंगे, जब कोई और बाकी के दोनों तीनों लोग आते हैं तो हम रोल प्ले भी करेंगे, ठीक है? देन लिसनिंग विद एम्पैथी, कैसे लिसनिंग विद एम्पैथी, मतलब इसको साइकोलॉजी में एक चीज बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। समझ में आया क्या होता है एक्टिव लिसनिंग? हाँ समझ गए कि सामने वाला सुनने की ताकत चाहिए, सामने वाला जो बोल रहा है। नहीं ताकत चाहिए, और सामने ताकत तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, ताकत इन उतना क्या बोलते हैं उसमें, संच क्या बोल सकते हैं यार,
उसको लगे कि आप उसको समझ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वही है वही ना? वही। जैसे मान लिया मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे पास आए, है ना, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं घड़ी देख रहा हूँ, कभी मोबाइल पे कुछ चेक कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, है ना, मेरा ध्यान कहीं और है ना, और तो वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है। अब जैसे आप मेरे से बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप बीच में क्या कर रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, नहीं, तो दैट इज एक्टिव लिसनिंग, दैट यू आर एश्योरिंग मी कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम लिसनिंग, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि आई टू आई कॉन्टेक्ट आपने मेंटेन किया है। जब आप बात कर रहे हैं, यूजुअली जब हम बात करते हैं, किसी की बात में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आगे की तरफ थोड़ा सा झुके हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे दो चेयर्स से बैठे हैं तो हम पीछे आराम से रिलैक्स बैठे हैं और वो अलग रिलैक्स बैठा है, ऐसा तो नहीं होता। जब हम बात करते हैं थोड़ा एक्टिव होकर आगे की तरफ झुक के बात करते हैं, है ना। एंड देन आप रिफ्रेश भी करते हैं, जैसे बोला कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या कहते हैं, मेरा जॉब चला गया, मैं ड्रिंक करता था, तो बॉस ने 1-2 बार मेमो दिया, उसके बाद मुझे निकाल दिया। तो अब एक्टिव लिसनिंग कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वी कैन से कि अच्छा ऐसा हुआ कि मतलब आपने ड्रिंक किया एंड देन मेमोज भी मिले आपको, फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ा, ये तो ये तो बड़ा मुश्किल काम था, हो रहा होगा आपके लिए, क्योंकि जॉब जाना है, फिर सब चीज आ जाएंगे। तो क्या मतलब आपने रिपीट, आप तो वहां पे हम रिफ्रेश करके बोल भी सकते हैं उसको, है ना। हेड नॉडिंग करना, मतलब सर थोड़ा, जब हम सुनते हैं किसी को तो सर हिला के भी तो बोलते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक वी हैव टू डू, तो दैट इज लिसनिंग विद एम्पैथी, मीन्स पर्सन को लग रहा है कि आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप रिपीट भी करते हैं, आपने कुछ बताया तो मैंने बोला अच्छा आपने बोला था कि ठीक है, आप जो है कॉन्फ्रेंस के लिए गए, फिर आपने वहां पे अटेंड की, मीटिंग अटेंड की, फिर ये हुआ। सो इसका मतलब जो आपने सुना, मैंने सुना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका फायदा ये भी होता है कि अगला पर्सन अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहता है तो चेंज भी कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, तो आप उसका फीडबैक भी एक तरह से ले लेते हैं, है ना। So your response for self-motivation statement, client is important for the further course of the therapy. You need to listen carefully to what the client is saying and reflect it back and to him or her, uh, and hear her in a slightly modified and reframed way. This is called reflection. Reflects help to encourage client to talk and express themselves. जो मैंने बताया reflect करना, कि उसने क्या बोला आपने repeat किया, है ना। एंड बिल्ड ए वर्किंग थेरेपेटिक अलायंस। और रिफ्लेक्ट करने का एक और जो मैंने बताया पहले, उसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। रिफ्लेक्ट करने का ये होता है, जैसे उसने बताया कि मेरा जॉब चला गया तो ये सारा हुआ, या मेरा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया तो उससे मैं बहुत टेंशन में आ गया, तो आप उसको बोल सकते हो अच्छा तो ये उस टाइम पे तो आपके बहुत बुरा हाल हुआ होगा और आपको बहुत बुरा लगा होगा। तो ये रिफ्लेक्शन है, जो वो फील कर रहा है आप उसको बोल दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये भी एम्पैथी में आपको हेल्प करता है। तो बिल्ड ए वर्किंग थेरेपेटिक अलायंस, उसके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट रियली मीन्स, और ये भी हेल्प करता है कि आपका क्लाइंट क्या कह रहा है, क्या आप वही समझ रहे हैं, अगर नहीं है जब आप बोल के बता रहे हैं उसको, तो वो आपको फीडबैक भी दे सकता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा फील कर रहा हूं मैं, है ना। तो क्वेश्चनिंग में क्या है, आस्किंग क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट थेरेपिस्ट रिस्पॉन्स टू एनईटी। Instead of prescribing the client, you make question regarding client's feeling, reaction, areas, concern, and plans and respond appropriately. तो पहले से ही जज कर लेना। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग काम करते हैं एडिक्शंस में, एरिया में, वो बोल देते हैं कि तू तो छोड़ना ही नहीं चाहता, है ना, या मुझे पता है तू क्या फील कर रहा है, तू तो सोच रहा है यहाँ से निकलूं और जाके पी लूं, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं नहीं करना है, ये करने से आपका रैपो खराब होता है। तो आपको क्या करना है कि आप उसी से पूछ दो कि भाई तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, ठीक है, व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, व्हाई यू आर सो रेस्टलेस, या आप इतना गुस्सा क्यों हो गए, किस बात से हो गए, है ना, एंड आपका प्लान क्या है, जैसे वो छोड़ने के बारे में, जो भी सारी चीज। तो आप क्वेश्चन भी आप उससे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, ठीक है, कि अपने आप से गेस करने के बजाय आप क्वेश्चन पूछो, वो ज्यादा अच्छा है, जिससे आपको पता लगे, है ना। गेस करने में हम गलत भी हो सकते हैं, है ना। तो देन है एफर्मेशंस।
है ना। अफर्म, रीइंफोर्स, कॉम्प्लीमेंट योर क्लाइंट, कि जैसे वो कोई अच्छा बोल रहा है कि सर मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है ना, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई क्या है, तो आप उसको मतलब रीश्योर करो कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम छोड़ना चाहते हो, इसमें हेल्प की जा सकती है, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो वी कैन हेल्प, मतलब ट्रीटमेंट है, किया जा सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो रीफर्म उसकी हम क्या कर रहे हैं, रीअफर्म कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप बेटर होगा उसके साथ में, फिर जिससे आप उसके साथ ज्यादा बेहतर काम करोगे, उसका ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर, है ना। और वो उसको भी फील होगा कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ, तो वो एम्पावर्ड फील करेगा, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन आएगा। अगर कोई अच्छा स्टेप वो लेता है तो उसको हमें कॉम्प्लीमेंट भी देना है कि ठीक है तुमने आज बहुत अच्छे से किया, या उस मान लिया आपके यहाँ से गया है, लौट के आया वो, तो उसने 1 हफ्ते तक नहीं ड्रिंक किया या अच्छे से बिहेव किया है, या वैसे भी बाहर, तो आप उसको बोलो कि ये तो बहुत अच्छा किया आपने, है ना। तो और सेल्फ मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स कि अपने आप को बोलना, कई बार अपने अपने आप को ही निगेटिव बोलते रहते हैं लोग, तो वो आइडेंटिफाई करना और ऐसे चीजों को इंडक्ट करना कि जिससे वो मोटिवेटेड रह सकते हैं ना, कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़े। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, अगर बढ़ जाता है कि आप छोड़ सकते हैं, तो आपके छोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो उसमें हेल्प करना, अगर उसने कोई भी पॉजिटिव चीज बोली है तो उस चीज को हमें रिफर्म करना है, जैसे मैं छोड़ना चाहता हूँ या मैंने छोड़ दिया है, 2 दिन से नहीं लिया है, मुझे पता लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो वॉट एवर पॉजिटिव थिंग्स आर देयर यू हैव टू लाइक रीइंफोर्स इट। आप उसको उसकी तारीफ करना, जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं कि कोई अच्छा किया तो उसको अप्रिशिएट भी करना है ना। फैमिली मेंबर क्या करते हैं, कई बार आप देखो कि जब तक वो ड्रिंक करता रहता है तो उसके पीछे पड़े रहते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा, रोज कुछ ना कहा सुनी बातचीत होती। जब पर्सन छोड़ देता है तो वो निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बच्चा कुछ भी कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आता है उसको अटेंशन ही नहीं मिलता है कुछ भी। तो जो अच्छा कर रहा है तो अच्छा भी कहना है, बुरा कहने पे तो हम बुरा बोल देते हैं, चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं किसी के, लेकिन जब कोई अच्छा करता है तो हम अप्रिशिएट नहीं करते कई बार, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। देन समराइजिंग, जो मैंने बताया, समराइजिंग ऑल्सो हेल्प टू डेवलप एम्पैथी। इसमें क्या होता है कि जैसे उसने सारा कुछ बताया कि मैंने इस ईयर से लेना शुरू किया, फिर मैंने धीरे धीरे मेरा बढ़ गया, फिर मैंने 1 महीने के लिए छोड़ दिया था, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, फिर ऐसे हुआ इस, तो अब जैसे उसने जो भी बताया तो आप उसको समराइज कर देंगे। समराइजिंग का मतलब अगेन इस ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट, और क्लाइंट को भी लगता है कि आप उसको सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं उसको, है ना। और अगर कहीं पे आपने गलत समझा है तो आपको वो करेक्ट कर सकता है। समझ में आई बात। हाँ हाँ। हाँ, तो आप जैसे उसने बताया तो आप ये बोलोगे, अच्छा आपने बताया कि 1980 में आपने पहली बार ड्रिंक किया स्कूल में, एंड देन 80 के बाद 90 तक तो ओकेजनली आप करते थे, एंड देन 90 के बाद कॉलेज में आए तो थोड़ा और रेगुलर हो गया, वंस इन ए वीक हो गया, एंड जब तक आप कॉलेज कॉलेज से पास आउट हुए तब ऑलमोस्ट डेली हो गया था और आप रोज ड्रिंक करने लगे थे, फिर क्या हुआ। तो उसने जो बताया मैंने क्या किया, समराइज कर दिया अपने वर्ड्स में, तो दैट इज समराइजेशन, कि उसने जो बोला है उसको भी समझ में आ गया कि आपने ठीक से समझा, अगर आपने नहीं समझा तो वो आपको करेक्ट कर सकता है, और उसको ये भी लगा कि आपने उसको सुना है अच्छे से, है ना। तो ये चीजें जरूरी है। एंड डेवलप डिस्क्रिपेंसी वही प्रॉज एंड कॉन्स वाला जो पार्ट है, कि जब हम सारी इन्फॉर्मेशन से ले लेते हैं तो डिस्क्रिपेंसी डेवलप करना शुरू करते हैं कि देखो भाई तुम ले रहे हो तो ये फायदे हो रहे हैं, नहीं ले रहे हो तो ये फायदे हो रहे हैं, ले नहीं और नुकसान ये हो रहे हैं और ये फायदे हो रहे हैं लेने ना लेने के। तो हम डिस्क्रिपेंसी यानी कि डिफरेंस पैदा करना शुरू कर देते हैं लेने और ना लेने में, है ना। एंड प्रेजेंटिंग पर्सनल फीडबैक, तो पर्सनल फीडबैक जब सारी इंफॉर्मेशन आपने ले ली, उसको समझ लिया, प्रॉज एंड कॉन्स की लिस्ट बना ली, तो विद प्रूफ आप उसके साथ बैठते हो, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन इज यूजुअली फोकस ऑन गिविंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो पहले सेशन में क्या पर्सनलाइज्ड फीडबैक हम देते हैं पेशेंट को। यू कैन यूज एनी ऑब्जेक्टिव एविडेंस सच एज बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट, तो आप उसकी जो रिपोर्ट भी ला के रखते हो कि भाई जो उससे रिपोर्ट मंगवाओ, डॉक्टर की टेस्ट कराए हैं जो उसने, तो उसमें क्या गड़बड़ आया है, तो फैक्ट के तौर पे आप उसको दिखा सकते हो ना कि देखो कि ये नुकसान और फायदे हो रहे हैं। तो यू नीड टू गो थ्रू ईच ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट विद रेफरेंस टू नॉर्मल रेंज, कि भाई नॉर्मली लोगों का हीमोग्लोबिन इतना होता है, आपका इतना रह गया, लोगों का ब्लड शुगर इतना होता है, आपका ये हो गया, जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं वो सारे हम उसको बोलते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उसके सामने हम प्रूफ रख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है
जब कोई नेगेटिव चीज होती है हम उससे भागते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते उसको, है ना, कि ठीक है ज्यादा कुछ नहीं है। इवन आप देखो, आपने देखोगे बहुत सारे लोग, बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डॉक्टर मना भी करता है, फिर भी वो कंटिन्यू रखते हैं ड्रिंक करना। 1-2 दिन छोड़ा, 1-2 महीने छोड़ा, फिर से शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम लोगे तो मर जाओगे आप, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाते, है ना। तो और वो इन चीजों को देखना ही नहीं चाहते कि क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पे आप उसके सामने विद प्रूफ ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। और जब वो प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस होता है तो उससे ही हमें सेल्फ मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स हमें हम उससे चाहते हैं कि आए, कि भाई ये देखो नुकसान है, ये फायदे हैं, है ना। आप उसको सजेस्ट करते हो कि भाई चेंज करते हैं तो ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, है ना। तो इसके बारे में डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन उसी को लेना है, आप नहीं लोगों की छोड़ दो कि, क्योंकि देखो ध्यान रहे ये कि भाई चेंज करने का डिसीजन का जो ओनरशिप है ना, ओनर्स है वो आपके क्लाइंट के पास है। तो हमें क्लाइंट से ही डिसीजन लेना है, क्लाइंट को ही डिसीजन लेना है, हम नहीं लेंगे उसके लिए, है ना। तो डायरेक्टली हम डायरेक्ट कंसल्टेशन नहीं करेंगे। तुम अपने फैमिली पे बोझ हो, प्रॉब्लमेटिक हो, तुमको तो छोड़ देना चाहिए, है ना, तुम छोड़ो, तुम्हें तो ले ड्रिंक करनी ही नहीं है, लेकिन ये नहीं बोलना है हमें। हमें बोलना देखो ये फायदे ये नुकसान है, नाउ यू डिसाइड कि करना क्या है आपको, है ना। तो यू नीड टू चेंज एज यू आर एडिक्टेड। आपको नहीं बोलना कि आप एडिक्टेड हो, आपको छोड़ना है। आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। मैंने आपके सामने रखा है ये फायदे नुकसान, और ये जितनी बार भी आता है क्लाइंट आप बोल सकते हो उसको, है ना। तो क्योंकि क्या होगा कि अगर आप बहुत फोर्सफुली बोलोगे तो रेजिस्टेंट हो जाएगा, जैसे फैमिली के लिए होता है ना, कि फैमिली बार बार बोलती रहती है उसके बाद असर नहीं होता, तो वो आपके लिए भी ऐसा हो जाएगा अगर डायरेक्टली आप बहुत ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि वो तो डिनायल कमी हेलो है। हेलो हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही सर। हेलो हेलो हाँ चाहता हूँ। अभी ब्रेक हो रही है आवाज? हाँ नहीं सर। अभी ठीक है? हाँ हाँ आ रही है। सो उसको होना चाहिए स्टेटमेंट कि भाई मैं छोड़ना, उसके सामने सारे फैक्ट्स और इवेंट्स रखते हैं विद रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, वॉट एवर यू वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ हिम आपको रखनी होती है। और उसकी तरफ से ये आना चाहिए कि वो छोड़ना चाहता है। आप नहीं बोलेंगे छोड़ दो, तुम हो, तुम एडिक्ट हो, तुम्हें तुम फैमिली की लाइफ खराब कर रखी है, अपनी लाइफ नहीं करना चाहिए, तब ये नहीं कहना आपको, क्योंकि यही सब वो सुनता आ रहा है, रेजिस्टेंट हो गया है सुन सुन के। अगर आप भी बोलोगे तो आपकी बात भी सुनने की चांसेस कम। आपको इससे चलना है कि प्रॉस एंड कॉन्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है, समझना है, एम्पैथाइज करना है, रिफ्रेम रिफ्रेजिंग एक्टिव लिसनिंग करनी है, और साथ साथ में उसके सामने ये फैक्ट रखने हैं। ठीक है। देन आता है 5 आवर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डेवलप डिस्क्रिपेंसी। कैसे कर सकते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, 5 आवर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सर और एम्पैथी ये एंड हाँ बोलिए। सर एम्पैथी एंड सिंपैथी के बीच में अपन कैसा, इन्हें क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है? एम्पैथी का मतलब है कि आप किसी के साथ fit कर, है ना। जैसे मैं हूँ। हाँ हेलो हेलो। हाँ क्या वो हाँ बोलिए आवाज नहीं सर। आई है? मैं कह रहा हूँ हाँ एम्पैथी अभी का आ रही सर। मतलब, हाँ एम्पैथी का मतलब ये हुआ कि आज हैं कि हेलो हेलो और हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही सर। वो मिनट वेट करिए, जब आपको सही आएगी तो मेरे को बताना कि सही आ रही है कि नहीं आ हाँ रही हाँ है। आ अभी रही आ है रही अभी? सर। हाँ हाँ अच्छा। अभी आ रही तो सर। हाँ सर। तो एम्पैथी का, हाँ हाँ, एम्पैथी का मतलब है कि किसी को कि कौन क्या फील कर रहा हो,
और अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन रखना कि आप अलग हैं, वो अलग है, वो क्या फील कर रहा है आप ये समझ सकते हो, ये एम्पैथी है। ठीक है, एम्पैथी का मतलब ये होगा कि वो क्या फील कर रहा है आप उसी में घुस गए और आप भी उसी की तरह का ही फील कर रहे हैं और वही फील कर रहे हैं, वो सिंपैथी है। कि मान लिया कि क्या कहते हैं, आपके फ्रेंड के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना या कुछ हुआ और आपने देखा और आपको भी रोना आ गया, है ना, रोना शुरू कर दिया, वो क्या फील कर रहा होगा ये सारा होने लगा आपको और आप वो फील करने लगे, तो वो सिंपैथी है। आप वो फील कर रहे हैं लेकिन आप वो चीज समझ रहे हैं, वो एम्पैथी है। ठीक है, तो अगर आप सिंपैथाइज कर लोगे, आप क्लाइंट के साथ सिंपैथाइज कर लेते हैं। जैसे कई बार क्या होगा कि कोई नया जो पर्सन है जिसने अभी अभी ड्रग्स छोड़ा हुआ है, अल्कोहल छोड़ा हुआ है और उसको काम पे, है ना, हेलो, उसको ड्रग एडिक्शन सेंटर ने काम, उसने एडिक्शन सेंटर में उसको काम पे रख लिया, ठीक है, और उसने अभी अभी छोड़ा है। तो अब अगला पर्सन बोल रहा है कि दूसरा पर्सन जो एडमिटेड है और एक जो काम कर रहा है जिसने अभी भी छोड़ा हुआ है, तो उसको ये लगा, तो दूसरे पर्सन ने उससे बोला यार सिगरेट पीनी है, बहुत मन होता है, मुझे ला के दे दो। तो अब वो क्या कर लिया, उसने सिंपैथाइज कर लिया, उसको लगा मैं भी ऐसी सिचुएशन से गुजरा हूँ तो अब इसको ला के दे देता हूँ तो उसको अच्छा लगेगा, उसने ला के दे दिया। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, है ना। तो दैट इज सिंपैथी, सिंपैथाइजिंग। सिंपैथी का मतलब है ठीक है तेरी फीलिंग है, लेकिन अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा रोल है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं लाके नहीं दूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए लेकिन मैं लाके नहीं दे सकता ये, है ना। तो आप उसकी पोजीशन को समझ रहे हैं लेकिन डिसीजन कॉग्निटिवली आप ले रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, आया समझ में आपको? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे का डिस्कस करने के लिए। ठीक है सर। सो कब, मंडे या फ्राइडे सर नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी मैं बता देता हूँ, हेलो। वही सेम सेम हमारा सेम का सेम टू सेम रहेगा जो पहले का है ना। आज एडिक्शन का क्लास है एंड देन आपका मंडे को है, मंडे मंडे ठीक है सर। मंडे फ्राइडे, हमारा मंडे फ्राइडे होता है ना, तो मंडे फ्राइडे ही रहेगा। ठीक है सर। और ये मंडे रहेगा, अगले फ्राइडे को रहेगा, फिर नेक्स्ट मंडे नहीं होगा क्योंकि 24 है, दीपावली है। ठीक है सर। ठीक है सर, मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास हाँ हाँ, थैंक यू में। सर। ओके, ओके, बाय बाय। बाय बाय।